क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सुबह उठते हो तो क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि अलार्म बज गया और स्कूल या कॉलेज जाना है, या फिर कुछ ऐसा है जो तुम्हें एक्साइटेड करता है, जो तुम्हें महसूस कराता है कि हाँ, आज का दिन मीनिंगफुल होगा? आज मैं तुम्हें एक जापानीज सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे कहते हैं इकिगाई। तुम्हारे जीने की वजह, तुम्हारे एग्जिस्टेंस का पर्पस। ओकिनावा नाम के एक जापानीज आइलैंड पर लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, और उनका सीक्रेट नहीं है कोई मैजिक पिल या स्पेशल डाइट, बल्कि है इकिगाई, वो चीज जो उन्हें हर सुबह बेड से उठाती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम भी अपनी इकिगाई ढूंढ सकते हो, कैसे तुम एक पर्पसफुल और खुशहाल लाइफ जी सकते हो। तो अगर तुम भी वो लोगों में से हो जो सोचते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, कि हर दिन बस ऐसे ही निकल रहा है, तो इस कहानी को आखिर तक सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस ने इकिगाई फॉर टीन्स लिखी है, स्पेशली यंग लोगों के लिए, क्योंकि टीनेज ईयर्स वो टाइम होता है जब हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम क्या करना चाहते हैं, कौन बनना चाहते हैं, लाइफ में जाना कहाँ है। पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस रखती है, और हम फंस जाते हैं बीच में। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जो बनाए दो वर्ड से, इकी जिसका मतलब है लाइफ, और गाय जिसका मतलब है वर्थ या वैल्यू। टुगेदर इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, तुम्हारे जीने की वजह। ये वो चीज है जो तुम्हें मॉर्निंग में बेड से उठाती है, वो पैशन जो तुम्हारे अंदर फायर जलाता है, वो पर्पस जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देता है। इमेजिन करो एक लड़के को नाम है अर्जुन, वो क्लास 12th में है। पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, सोसाइटी कहती है कि इंजीनियरिंग सिक्योर करियर है, लेकिन अर्जुन का दिल है म्यूजिक में। वो गिटार बजाता है, सॉन्ग्स लिखता है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर उसने म्यूजिक चूज किया तो क्या होगा। पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे, फ्रेंड्स जज करेंगे, और क्या अगर वो फेल हो गया। अर्जुन की सिचुएशन बहुत रिलेटेबल है, राइट? कितने लोग ऐसे हैं जो वो नहीं कर रहे जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि डर है, प्रेशर है, डाउट्स हैं। इकिगाई का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। ये तुम्हें हेल्प करता है फाइंड करने में वो चीज जो तुम्हारे लिए ट्रूली मीनिंगफुल है। बुक बताती है कि इकिगाई फाइंड करने के लिए तुम्हें 4 क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने होंगे। पहला, व्हाट डू यू लव? दूसरा, व्हाट आर यू गुड एट? तीसरा, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? और चौथा, व्हाट कैन यू बी पेड फॉर? जहां ये चारों ओवरलैप करते हैं, वहीं तुम्हारी इकिगाई है। चलिए अर्जुन के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज ही लव? म्यूजिक। वो गिटार बजाना लव करता है, सॉन्ग्स लिखना लव करता है। जब वो म्यूजिक क्रिएट करता है तो वो खो जाता है उसमें, टाइम का पता नहीं चलता। ये है पैशन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज ही गुड एट? अगेन म्यूजिक। उसके सॉन्ग्स अच्छे हैं, उसकी गिटार प्लेइंग इंप्रेसिव है, उसके फ्रेंड्स उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, टीचर्स ने भी अप्रिशिएट किया है। ये है टैलेंट। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? म्यूजिक। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, इमोशनल कनेक्शन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए। म्यूजिक वो सब प्रोवाइड करता है। ये है मिशन। चौथा क्वेश्चन, कैन ही बी पेड फॉर इट? हाँ, म्यूजिशियंस अर्न करते हैं, परफॉर्मेंसेस से, रिकॉर्डिंग से, टीचिंग से, कंपोजिंग से, मल्टीपल वेज हैं। ये है प्रोफेशन। तो अर्जुन की इकिगाई क्या है? म्यूजिक। लेकिन अगर उसने सिर्फ पेरेंट्स की सुनी और इंजीनियरिंग में चला गया तो क्या होगा? वो टेक्निकली एक प्रोफेशन में होगा, शायद पेड भी वेल हो रहा होगा, लेकिन वो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसकी पैशन मिसिंग है, उसका असली टैलेंट वेस्ट हो रहा है। बुक बताती है कि बहुत से लोग ऐसी लाइफ जीते हैं जहां उनकी इकिगाई इनकम्प्लीट होती है। कुछ लोग वो करते हैं जो वो लव करते हैं और जिसमें वो अच्छे हैं, लेकिन उन्हें पेड नहीं मिलता, तो वो स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली। कुछ लोग ऐसी जॉब करते हैं जिसमें अच्छी पेमेंट है और वर्ल्ड को भी नीड है, लेकिन वो उसे लव नहीं करते, तो वो फील करते हैं एम्प्टीनेस। परफेक्ट इकिगाई वो है जहां सब 4 एलिमेंट्स अलाइन हो। और बुक कहती है कि स्पेशली टीनेजर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो अर्ली स्टार्ट करें अपनी इकिगाई डिस्कवर करने में, क्योंकि अगर तुम अभी सही डायरेक्शन में चलने लगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब क्वेश्चन आता है, कैसे डिस्कवर करें अपनी इकिगाई? बुक कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस देती है। पहली एक्सरसाइज है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तुम्हें अपने आप से ऑनेस्ट होना होगा। क्या तुम्हें सच में पसंद है? नॉट क्या तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं, नॉट क्या सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है, बट क्या तुम चाहते हो। एक लड़की थी प्रिया, वो डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि पेरेंट्स डॉक्टर थे, लेकिन जब उसने ऑनेस्टली सोचा तो रियलाइज हुआ कि उसे एक्चुअली पसंद है टीचिंग। वो अपने यंगर सिबलिंग्स को पढ़ाना लव करती थी। जब बच्चे कुछ समझ जाते थे उससे, तो उसे इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलता था। उसकी इकिगाई थी एजुकेशन में, मेडिकल में नहीं। दूसरी एक्सरसाइज है एक्सपेरिमेंटिंग। ट्राई करो डिफरेंट चीजें। कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या पसंद है अगर तुमने ट्राई ही नहीं किया?
बुक एनकरेज करती है कि तुम एक्सप्लोर करो, न्यू हॉबीज ट्राई करो, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, वेरिड एक्सपीरियंसेस लो। एक बॉय था रोहन, वो कंफ्यूज था कि उसे क्या करना है, तो उसने डिसाइड किया कि वो हर महीने कुछ नया ट्राई करेगा। एक महीने उसने फोटोग्राफी सीखी, नेक्स्ट मंथ डांस क्लासेस ज्वाइन की, फिर वॉलंटियरिंग की एक एनजीओ में, फिर कोडिंग सीखी, और इस एक्सप्लोरेशन के थ्रू उसे रियलाइज हुआ कि उसे सोशल वर्क पसंद है, लोगों की मदद करना पसंद है। उसकी इकिगाई थी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। तीसरी एक्सरसाइज है ऑब्जर्विंग योर फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट वो है जब तुम इतना एब्जॉर्ब्ड हो जाते हो किसी एक्टिविटी में कि टाइम का पता नहीं चलता, तुम कंप्लीटली प्रेजेंट होते हो। बुक कहती है कि जो एक्टिविटीज तुम्हें फ्लो स्टेट में ले जाती हैं वो हिंट्स हैं तुम्हारी इकिगाई की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्ल थी स्नेहा, जब वो पेंट करती थी तो घंटे बीत जाते थे और उसे पता नहीं चलता, वो भूख प्यास भी भूल जाती थी। ये था उसका फ्लो स्टेट, एंड दैट वाज अ साइन कि आर्ट उसकी इकिगाई का पार्ट है। बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वाबी साबी। ये भी एक जापानीज फिलॉसफी है जो टीचर्स करती है इम्परफेक्शन की ब्यूटी को। बुक कहती है कि तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इकिगाई भी परफेक्ट नहीं होगी, और दैट्स ओके। बहुत से टीनेजर्स प्रेशर फील करते हैं कि उन्हें सब कुछ फिगर आउट करना है अभी, और वो भी परफेक्टली। लेकिन वाबी साबी टीचर्स करता है कि जर्नी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन नहीं, कि मिस्टेक्स ओके हैं, फेलियर्स ओके हैं, वो सब पार्ट हैं तुम्हारे ग्रोथ का। अर्जुन ने जब म्यूजिक परस्यू करने का डिसाइड किया तो इनिशियली बहुत स्ट्रगल्स थे। उसकी फर्स्ट फ्यू परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं गईं, उसे रिजेक्शन मिली, लेकिन उसने कंटिन्यू किया क्योंकि वो अपनी इकिगाई फॉलो कर रहा था, एंड स्लोली थिंग्स इंप्रूव्ड। आज वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन है। बुक बताती है कि इकिगाई सिर्फ करियर के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का अप्रोच है। तुम कैसे जीते हो, कैसे इंटरैक्ट करते हो दूसरों के साथ, कैसे स्पेंड करते हो अपना टाइम, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, बुक टॉक्स करती है माइंडफुलनेस के बारे में। जापानीज कल्चर में लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहने पर बहुत फोकस करते हैं। चाहे वो टी सेरेमनी हो या गार्डनिंग हो या कोई भी एक्टिविटी, वो फुल्ली प्रेजेंट रहते हैं उस मोमेंट में। ये माइंडफुलनेस उनकी इकिगाई का पार्ट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचो, तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हो, वो मॉर्निंग में उठते हैं, पूजा करते हैं, गार्डन में टाइम बिताते हैं। उनके लिए ये रिचुअल्स मीनिंगफुल हैं, ये उनकी इकिगाई है। लेकिन हम यंग लोग, हम हमेशा रश में रहते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, फोन पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम ट्रूली प्रेजेंट नहीं होते। बुक एनकरेज करती है कि तुम स्लो डाउन करो, एक्चुअली टेस्ट करो जो तुम खा रहे हो, एक्चुअली लिसन करो जब कोई बात कर रहा हो, एक्चुअली फील करो जब तुम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हो। ये माइंडफुलनेस तुम्हें कनेक्ट करता है अपनी इकिगाई से। अगर आपको ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग्स चाहिए तो बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज ऐसी ही पावरफुल बुक्स की इनसाइट्स शेयर करते रहते हैं। बुक में एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, काइजन। ये है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का फिलॉसफी, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस जो ओवर टाइम बड़े रिजल्ट्स देते हैं। बुक कहती है कि तुम्हें ओवरनाइट अपनी पूरी लाइफ चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्मॉल स्टेप्स लो, कंसिस्टेंट रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी इकिगाई है राइटिंग में, तो तुम्हें इमीडिएटली एक नॉवेल लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करो हर दिन 10 मिनट लिखने से, फिर 20 मिनट्स, स्लोली बिल्डअप करो। ये काइजन अप्रोच है। रोहन ने जब डिसाइड किया कि वो सोशल एंटरप्रेन्योर बनेगा तो उसने स्मॉल स्टार्ट किया। पहले उसने अपने कॉलेज में एक स्मॉल अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज किया, फिर लोकल कम्युनिटी में वॉलंटियरिंग की, फिर छोटा सा फंड रेजर किया। स्मॉल स्टेप्स बट कंसिस्टेंट, और आज वो अपनी ओन एनजीओ रन कर रहा है। बुक बहुत एम्फसाइज करती है कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस। जापानीज कल्चर में कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और ये कम्युनिटी फीलिंग भी इकिगाई का पार्ट है। प्रिया जब टीचिंग परस्यू करने लगी तो उसने एक स्टडी ग्रुप बनाया वेयर सीनियर्स जूनियर्स को गाइड करते थे। ये कम्युनिटी उसकी इकिगाई को और फुलफिल करती थी, क्योंकि वो सिर्फ टीच नहीं कर रही थी, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही थी। बुक टॉक्स करती है बैलेंस के बारे में भी। जापानीज लोग वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो रेस्ट और रिलैक्सेशन को भी वैल्यू देते हैं। बुक कहती है कि बर्नआउट तुम्हारी इकिगाई की एनिमी है। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सक्सेस के लिए उन्हें 24/7 ग्राइंड करना होगा, लेकिन बुक कहती है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। तुम्हें ब्रेक्स चाहिए, तुम्हें हॉबीज चाहिए, तुम्हें सोशल लाइफ चाहिए।
बैलेंस इंपॉर्टेंट है। स्नेहा इनिशियली इतना पेंट करती थी कि उसे बर्नआउट हो गया। फिर उसने रियलाइज किया कि उसे बैलेंस चाहिए। वो अब प्लान करती है अपना टाइम, कुछ आवर्स पेंटिंग के लिए, कुछ फ्रेंड्स के साथ, कुछ फैमिली के साथ, कुछ रेस्ट के लिए। और सरप्राइजिंगली उसकी क्रिएटिविटी एक्चुअली बढ़ गई क्योंकि वो रिफ्रेश्ड रहती है। बुक में एक पावरफुल सेक्शन है अबाउट रेजिलियंस। लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, फेलियर्स होंगी, रिजेक्शंस मिलेंगी, लेकिन अगर तुम अपनी इकिगाई फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे पास वो इनर स्ट्रेंथ होगी बाउंस बैक करने की। जापानीज लोग बहुत रेजिलियंट हैं। हिस्ट्री में उन्होंने वॉर्स फेस किए, नेचुरल डिजास्टर्स फेस किए, लेकिन वो हमेशा रीबिल्ड करते हैं। उनकी रेजिलियंस उनकी इकिगाई से आती है, उस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस से। अर्जुन को जब इनिशियल स्ट्रगल्स थे म्यूजिक में तो कई बार उसने सोचा क्विट करने का, लेकिन फिर वो याद करता था क्यों उसने ये चूज किया था। उसकी लव फॉर म्यूजिक, वो फीलिंग जब वो परफॉर्म करता था, ये उसे मोटिवेटेड रखता था। उसकी इकिगाई उसका एंकर थी। बुक बताती है कि ग्रैटिट्यूड भी इकिगाई का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जापानीज लोग बहुत ग्रेटफुल होते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। एक ब्यूटीफुल सनसेट, एक गुड मील, एक काइंड जेस्चर, सब कुछ। ये ग्रैटिट्यूड उन्हें पॉजिटिव रखता है। बुक सजेस्ट करती है कि तुम भी ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हारी माइंडसेट को शिफ्ट कर सकती है। तुम ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, ज्यादा कंटेंट हो जाओगे। प्रिया ने जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट की तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास एक्चुअली बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। सपोर्टिव पेरेंट्स, गुड फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज टू परस्यू हर पैशन। ये ग्रैटिट्यूड उसे और मोटिवेट करता था अपनी इकिगाई परस्यू करने के लिए। बुक में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मोआई। ये है लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स का ग्रुप जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ओकिनावा में लोग मोआईज फॉर्म करते हैं चाइल्डहुड से, और वो बॉन्ड्स लाइफ लॉन्ग रहती हैं। ये सोशल कनेक्शन भी कंट्रीब्यूट करता है उनकी लॉन्जेविटी और हैप्पीनेस में। बुक एनकरेज करती है कि तुम भी अपनी मोआई फाइंड करो। वो लोग जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, जो तुम्हारी इकिगाई को अंडरस्टैंड करते हैं, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं। अकेले जर्नी मुश्किल है, बट विद द राइट पीपल एवरीथिंग बिकम्स ईजियर। रोहन की मोआई थी उसके वो फ्रेंड्स जो बाकी भी सोशल कॉजेज में इंटरेस्टेड थे। वो रेगुलरली मिलते थे, आइडियाज शेयर करते थे, एक दूसरे की प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते थे। ये कम्युनिटी उसके लिए इनवैल्यूएबल थी। बुक टॉक्स करती है अबाउट फ्लो स्टेट को अचीव करने के। फ्लो स्टेट वो है जब तुम कंप्लीटली इमर्स्ड हो। बुक कहती है कि ये तब होता है जब चैलेंज और स्किल का परफेक्ट बैलेंस हो। अगर एक्टिविटी बहुत इजी है तो तुम बोर हो जाओगे, अगर बहुत हार्ड है तो फ्रस्ट्रेट, बट जब परफेक्ट बैलेंस है तब फ्लो। स्नेहा ने रियलाइज किया कि वो फ्लो स्टेट में तब जाती है जब वो स्लाइटली चैलेंजिंग पेंटिंग्स करती है, नीदर टू सिंपल नॉर इम्पॉसिबली कॉम्प्लेक्स। उसने कॉन्शियसली अपने प्रोजेक्ट्स चूज करने लगे इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। बुक में एक सेक्शन है अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग। लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे, बट बुक कहती है कि इवन स्ट्रगल से तुम मीनिंग निकाल सकते हो अगर वो अलाइंड हो तुम्हारी इकिगाई से। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन की स्ट्रगल्स म्यूजिक इंडस्ट्री में वो फ्रस्ट्रेटिंग थी, बट वो मीनिंगफुल भी थी क्योंकि वो उसे बेहतर म्यूजिशियन बना रही थी। वो उसे सिखा रही थी रेजिलियंस, पेशेंस, परसिवियरेंस। ये स्ट्रगल्स पार्ट थे उसकी इकिगाई जर्नी के। बुक बताती है कि जापानीज कॉन्सेप्ट शिकाता गा नाई, जिसका मतलब है इट कैन नॉट बी हेल्प्ड, ये एक्सेप्टेंस की टीचिंग है। कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, एक्सेप्ट करो उन्हें और फोकस करो उन चीजों पर जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। प्रिया के पेरेंट्स इनिशियली उसके टीचिंग चूज करने से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। ये एक ऐसी चीज थी जो प्रिया कंट्रोल नहीं कर सकती थी, दूसरों की फीलिंग्स, लेकिन वो कंट्रोल कर सकती थी अपने एक्शंस। उसने अपनी इकिगाई फॉलो करना कंटिन्यू किया और स्लोली अपने पैशन और डेडिकेशन से उसने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया। बुक एम्फसाइज करती है फिजिकल हेल्थ को भी। ओकिनावा के लोग जो 100+ ईयर्स जीते हैं वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं। वो गार्डनिंग करते हैं, वॉक्स पर जाते हैं, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी उनकी इकिगाई का पार्ट है। बुक कहती है कि तुम्हें भी फिजिकली एक्टिव रहना होगा। नॉट नेसेसरीली जिम जाकर हैवी वर्कआउट करनी है, बट सिंपली मूविंग योर बॉडी, डांसिंग, वॉकिंग, प्लेइंग अ स्पोर्ट, योगा, कुछ भी। फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली इंपैक्ट करती है मेंटल हेल्थ को, और मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है इकिगाई परस्यू करने के लिए। रोहन ने मॉर्निंग रन स्टार्ट की। इनिशियली वो सिर्फ फिटनेस के लिए थी,
लेकिन फिर उसने रियलाइज किया कि ये रन्स उसे मेंटल क्लैरिटी भी देती थी। वो अपने सोशल वर्क के आइडियाज भी प्रोसेस करता था रन्स के दौरान। ये बिकेम पार्ट ऑफ उसकी इकिगाई रूटीन का। बुक में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इचिगो इचिए, जिसका मतलब है दिस मोमेंट एग्जिस्ट्स ओनली नाउ एंड वोंट कम अगेन। ये टीच करता है कि हर मोमेंट प्रेशियस है, तुम्हें फुली प्रेजेंट रहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए हर मोमेंट को। स्नेहा ने जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया पेंटिंग में तो उसकी आर्ट ट्रांसफॉर्म हो गई। वो हर ब्रश स्ट्रोक को अप्रिशिएट करने लगी, हर कलर को। ये माइंडफुलनेस उसकी पेंटिंग्स में रिफ्लेक्ट होने लगी। लोग कहने लगे कि उसकी आर्ट में एक डेप्थ है, एक सोल है। बुक टॉक्स करती है अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जापानीज कल्चर में लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। चाहे तुम कितनी भी एज के हो, ऑलवेज कुछ नया सीखने को है। ये क्यूरियोसिटी, ये ओपननेस टू लर्निंग, ये भी इकिगाई का पार्ट है। रोहन म्यूजिक में मास्टर है, लेकिन वो स्टिल लगातार नई टेक्निक सीख रहा है, नए इंस्ट्रूमेंट्स ट्राई कर रहा है, डिफरेंट जॉनर्स एक्सप्लोर कर रहा है। ये कंटिन्यूअस लर्निंग उसे फ्रेश रखती है, एक्साइटेड रखती है। ये उसकी इकिगाई को अलाइव रखती है। बुक में एक सेक्शन है अबाउट कंट्रीब्यूशन। ओकिनावा के सेंटेनरियंस जो 100+ ईयर्स के हैं, वो अभी भी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो टीचिंग हो यंगर जनरेशंस को, या गार्डनिंग हो, या कोई क्राफ्ट हो। ये फीलिंग कि आई एम स्टिल यूजफुल, आई स्टिल हैव समथिंग टू गिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक कहती है कि तुम्हारी इकिगाई में भी ये एलिमेंट होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन। सिर्फ खुद के लिए जीना फुलफिलिंग नहीं होता। जब तुम दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस बनाते हो, तब असली सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्रिया की टीचिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये उसका कंट्रीब्यूशन है। हर स्टूडेंट जो उससे कुछ सीखता है, वो प्रिया के लिए एक रिवॉर्ड है। ये फीलिंग कि मैंने किसी की लाइफ में डिफरेंस बनाया, ये उसकी इकिगाई का कोर है। बुक बताती है कि इकिगाई स्टैटिक नहीं है, ये इवॉल्व करती है टाइम के साथ। जो तुम्हारी इकिगाई है आज, वो 10 साल बाद डिफरेंट हो सकती है, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। लाइफ चेंजेस करती है, तुम चेंज करते हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं, तुम्हारी इकिगाई भी इवॉल्व हो सकती है। रोहन इनिशियली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में थे, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी इंटरेस्ट शिफ्ट हुई पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि उन्हें रियलाइज हुआ कि सिस्टेमिक चेंजेस के थ्रू वो लार्जर इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उनकी इकिगाई इवॉल्व हुई फ्रॉम डायरेक्ट सर्विस टू पॉलिसी एडवोकेसी। कोर वही रहा, हेल्पिंग सोसाइटी, बट अप्रोच चेंज हुआ। बुक का मैसेज क्लियर है, डोंट बी अफ्रेड टू एक्सप्लोर, टू एक्सपेरिमेंट, टू इवॉल्व। तुम्हारी इकिगाई को फाइंड करना एक जर्नी है, नॉट अ डेस्टिनेशन, और ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है। बुक एंड करती है एक पावरफुल नोट पर, योर इकिगाई इज ऑलरेडी इनसाइड यू। आपको बस उसे डिस्कवर करना है। ये बाहर कहीं नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पैशंस में, तुम्हारे टैलेंट्स में, तुम्हारी वैल्यूज में। बस तुम्हें लिसन करना है अपने इनर वॉइस को। तो आज से क्या करना है? पहला, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो। ऑनेस्टली पूछो अपने आप से, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूं, वर्ल्ड को क्या चाहिए, मैं किसके लिए पेड हो सकता हूं। दूसरा, एक्सपेरिमेंट करो, नई चीजें ट्राई करो। तीसरा, माइंडफुल बनो, प्रेजेंट में रहो। चौथा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। पांचवा, अपनी कम्युनिटी फाइंड करो, वो लोग जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। छठा, फिजिकली एक्टिव रहो। सातवां, लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो। और आठवां, कंट्रीब्यूट करो। इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये तुम्हें सिखाता है कैसे मीनिंगफुल जीना है, कैसे पर्पसफुल जीना है, और सबसे बड़ी बात, कैसे खुश जीना है। आज जब तुम बेड पर जाओ तो सोचो, क्या मेरी आज की डे मीनिंगफुल थी? क्या मैंने वो किया जो मुझे पसंद है? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मैं अपनी इकिगाई के करीब गया? अगर हां तो बहुत अच्छे, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कल एक नया दिन है। रिमेंबर, लाइफ बहुत शॉर्ट है, वेस्ट मत करो उसे वो करते हुए जो तुम्हें पसंद नहीं। फाइंड करो अपनी इकिगाई, फॉलो करो उसे, और देखो कैसे तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि जब तुम अपनी इकिगाई के साथ अलाइंड होते हो तो मैजिक होता है। तुम्हें मॉर्निंग में बेड से उठना अच्छा लगता है, वर्क नहीं लगता, वो पैशन बन जाता है। चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स नहीं लगते, वो अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। और लाइफ सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं रहती, वो सेलिब्रेशन बन जाती है। योर इकिगाई इज वेटिंग फॉर यू, गो फाइंड इट। ऑल द बेस्ट।